हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में, जो आपको हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी लैंग्वेज मेन फैक्ट, हिंदी का मेन फैक्ट क्या होता है, इस पूरे फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, और एकदम रुचि पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसा आपको बोरियत कभी महसूस नहीं होगा इस क्लास में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी नहीं। आपको हमेशा एनर्जेटिकल होकर पढ़ाई करना है, और जब आप एनर्जेटिकल रहेंगे तो आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके अंदर काफी, ताकि दोस्तों जब एग्जाम में बैठे तो आपका एग्जाम बेहतर हो। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ा रहेगा तो हम किसी भी प्रकार के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके मुख्य तथ्य क्या है, इन मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेन फैक्ट, हिंदी लैंग्वेज मेन फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। समझ में आया? पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं हैं, और 3000 भाषाओं में से हिंदी क्या है? एक है। समझ में आया? 3000 भाषाओं में से हिंदी एक है। ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। किसके आधार पर? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। अब ध्यान रखिएगा, आकृति के आधार पर वियोगात्मक है और विश्लिष्ट है। क्या है? विश्लिष्ट है। ठीक है, चलिए आगे दिया है आपका, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं भारोपीय को इंडो यूरोपियन। क्या कहते हैं? इंडो यूरोपियन। यानी हिंदी जो है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा। किसकी है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे दिया है, अगला फैक्ट है, भारत में 4 परिवार, भाषा परिवार। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 भाषा परिवार हैं, और इन 4 भाषा परिवार के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे दिया है, सबसे पहला क्या होता है? भारोपीय, जो कितना परसेंट बोला जाता है? ये 73% बोला जाता है। उसके बाद द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। ये 4 भाषा परिवार हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती मिलते हैं। अगला आपका दिया, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यानी भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारतीय यानी भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। आप देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, जो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं, भाषा परिवार, भारत में बोलने वालों का परसेंट, भारत में बोलने वालों का परसेंट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला नंबर दिया क्या? भारोपी। क्या दिया है? भारोपी। कितने परसेंट? 73%। यानी भारत में भारोपी भाषा 73% लोग बोलते हैं। भारत में भारोपी भाषा 73% लोग बोलते हैं। दूसरा नंबर है आपका क्या? द्रविड़। भारत में द्रविड़ भाषा कितने परसेंट? 25% लोग बोलते हैं द्रविड़ भाषा। कितने परसेंट? 25% लोग बोलते हैं द्रविड़ भाषा। और तीसरा है आस्ट्रिक। तीसरा क्या है? आस्ट्रिक। भारत में आस्ट्रिक भाषा लोग 1.3% लोग बोलते हैं। अर्थात अगर हम लोग 100% माना जाए, क्या 100% माना जाए, तो ये 73% आपका ये हो गया, 73 लोग बोलते हैं, 25 लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए 1 से 2 लोग बोलते हैं, आइए 1 या 1 से कम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका चीनी तिब्बती या चौथा है चीनी तिब्बती, तो ये 0.7% लोग बोलते हैं चीनी तिब्बती। दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा? आप वीडियो को एंड में कंप्लीट वीडियो देख करके आप कमेंट करिएगा, ताकि पता चले कि आप पूरा नॉलेज लिए हैं और आपको पूरा यह समझ में आया है। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पर चलते हैं, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार के और भी फैक्ट हैं, जो फैक्ट हमारे हिंदी से संबंधित है और हिंदी में इसका उपयोग करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इस स्लाइड में देखेंगे हिंदी भाषा का जो इतिहास है और कितना लंबा गया और क्या क्या इसमें फैक्ट है।
उन सभी फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट जो जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को पहले रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दिया है हिंदी भारोपी भारत। क्या? हिंदी भारोपी भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन, ठीक है ना, इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन उप शाखा की एक भाषा। समझ में आया? ये क्या है? हिंदी भारोपी भारतीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक क्या है? ये भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय आर्य भाषा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे भ आ का मात्रा और आ, यानी ये हो जाएगा भा आ, यानी भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। किस कालों में? 3 कालों में, 3 कालों में विभक्त किया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, नाम दिया है, प्रयोग काल दिया है, उदाहरण दिया है। ठीक, चलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यानी इसको लिखते हैं प्रा-भा आ, शॉर्ट में लिखते हैं प्रा-भा आ, अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से, कब से? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला इसका कार्यकाल, यानी इसका प्रयोग काल था। क्या था? प्रयोग काल था। कब से कब? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसका उदाहरण क्या क्या है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। किसका? उसमें क्या चला? वैदिक संस्कृत चल रहा था और लौकिक संस्कृत चल रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दिया है मध्यकालीन भारतीय, यानी मेडुअल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, अर्थात मो भा आ, यानी मध्य भारतीय क्या? आर्य भाषा। ठीक है ना, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। 500 ईसा पूर्व से कब तक चला? 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें क्या क्या है उदाहरण में? पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी और अपभ्रंश भाषा थी। क्या क्या थी? पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी और अपभ्रंश भाषा थी दोस्तों। चलिए आगे दिया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों इसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है? तो आ भा आ, यानी 1000 ईसा से लेकर के अब तक, 1000 ईसा से लेकर तक टिल नाउ, अब तक जो चल रहा है यह आप क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसे उदाहरण में देखा जाए तो हिंदी और हिंदीतर, हिंदी और हिंदीतर भाषाएं क्या क्या है? बांग्ला है, उड़िया है, उसके बाद असमिया है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है और आदि। ये सभी भाषाएं हिंदी और हिंदीतर भाषाएं हैं, यानी हिंदी के अंतर्गत ही आने वाली भाषाएं हैं दोस्तों। तो अब हम लोग इसके पूरे उदाहरण और प्रयोग काल और नाम के बारे में हम लोग पढ़िए, क्योंकि यहां से प्रश्न उठाता है और यहां से जब प्रश्न उठाता है तो कंफ्यूजन बन जाता है, क्योंकि यह आपका इतिहास है हिंदी का, और हिंदी के इतिहास को पढ़ना हमें बेहद जरूरी होता है। अगर हम हिंदी के इतिहास को पढ़ते नहीं है तो हमारे पास समस्या ये होती है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं और प्रश्न आता है तो कंफ्यूज रहते हैं, ये कहां से पूछ दिया, तो ये कहां से पूछ दिया, ये आपके दिमाग में शब्द नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए ये है और ये एग्जाम में कर आएंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे अब दिया हुआ है हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है, यानी हिंदी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत पहले थी, उसके बाद पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। पहले संस्कृत, संस्कृत से जब परिवर्तित होती है पाली, पाली से जब परिवर्तित होती है प्राकृत, और प्राकृत से परिवर्तित होते हुए कहां पहुंचती है? अपभ्रंश तक पहुंचती है दोस्तों। फिर अपभ्रंश से अवहट्ट होती है, और जब और परिवर्तित होती है तो अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप कौन लेता है? वो संस्कृत। संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है और ये जननी भी है। ठीक है, तो सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, यानी हिंदी का जो इतिहास शुरू होता है, हिंदी का जो इतिहास शुरू होता है दोस्तों, वह कहां से होता है? अपभ्रंश से होता है। कहां से होता है दोस्तों? अपभ्रंश से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे दिया है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम क्या है? एक, अब देखिए इससे आप बहुत सारे प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारे प्रश्न तैयार करते हैं, क्योंकि यह हमने आपको बताया सबसे बेहतरीन ढंग से हमने एक सिस्टमेटिक वे में बनाकर आपको बताया है।
तो देखिए यहाँ दिया है सबसे पुरानी भाषा पूछा जाए संस्कृत। संस्कृत के बाद पुरानी भाषा क्या है? ये पाली। पाली के बाद क्या है? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है? अपभ्रंश। और दोस्तों यहीं से आपका शुरुआत होता है हिंदी का। तो दोस्तों अपभ्रंश से ही हिंदी का शुरुआत होता है। बाकी ये संस्कृत, पाली, प्राकृत ये संस्कृत के ही मिक्सअप है, लेकिन अपभ्रंश से आपका हिंदी स्टार्ट होती है। कहां से? अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी स्टार्ट होती है। और अपभ्रंश से बनता क्या? अवहट्ट बनता है। अवहट्ट से डेवलप होता है तो आपका प्राचीन बनता है, और प्राचीन से डेवलप होता है तो प्रारंभिक हिंदी बनता है। दोस्तों यह सबसे आसान शब्दों हमने आपको बताया। तो आगे देखेंगे। अब दिया है ये एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो के बारे में हम आपको बता देते हैं। एरो का अर्थ होता है विकास चिन्ह के लिए प्रयुक्त किया, यानी ये विकास हुआ है। पहले संस्कृत था, सबसे पुरानी भाषा पूछेगा दोस्तों तो क्या होगा? संस्कृत होगा। और उसके बाद पूछेगा पाली होगा, प्राकृत होगा, अपभ्रंश होगा। यानी हिंदी की शुरुआत कहां से हुआ दोस्तों? तो हिंदी की शुरुआत अगर पूछ दिया तो आप बताएंगे अपभ्रंश से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? अपभ्रंश से हुआ। और उसके बाद पूछ दिया हिंदी के बाद विकास हुआ, अपभ्रंश से विकास किसका हुआ? अवहट्ट का हुआ। दोस्तों कहां किसका हुआ? अवहट्ट का हुआ। अवहट्ट से पूछ दिया किसका हुआ, तो आप बताएंगे प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी हुआ। अवहट्ट से विकास प्राचीन और प्रारंभिक का हुआ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हाँ, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि जब आपसे वीडियो मिस होगी तो आप उस खोजने में समस्या होगी और क्लास प्रॉपर आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे जैसे वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दिया रहा है और सभी प्रकार के टीचर, सभी प्रकार के IT ऑनलाइन एजुकेशन के फैकल्टी मेंबर जुड़कर आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर IT ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों आगे अब और हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में हमको पढ़ना है, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपभ्रंश के बारे में, हम इस स्लाइड में बात करेंगे। अपभ्रंश क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या कहलाता है। ठीक है, यानी हमने आपको पिछले स्लाइड में ही हमने अभी बताया कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय होता है। चलिए तो सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अपभ्रंश क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है ना, यानी अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ वो 500 ईसा से लेकर के वो 1000 ईसा के बीच में हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ है। समझ में आया? 8वीं सदी में किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आरंभ में 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ। किसके द्वारा हुआ? स्वयंभू कवि से हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे 8वीं सदी से आरंभ हुआ और 13वीं सदी तक जारी रहा। समझ में? अपभ्रंश जो है 8वीं सदी से शुरू हुआ और 13वीं सदी तक जारी रहा। आगे दिया प्रमुख रचनाकार, यानी प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? तो स्वयंभू के रचनाकार। अब स्वयंभू क्या है? स्वयंभू कौन है? ये कवि है। तो स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, यानी कहा जाए इनको स्वयंभू को तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखा है? पौम चरिव। क्या लिखे हैं ये? पौम चरिव लिखे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ सकता है पौम चरिव किसने लिखा है? तो ये आपके लिखे हैं स्वयंभू लिखे हैं। ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाने वाले कवि का नाम क्या है? स्वयंभू। ठीक है, तो इन्होंने लिखा क्या है? पौम चरिव अर्थात राम काव्य। पौम चरिव का अर्थ होता है राम काव्य। क्या अर्थ होता है? राम काव्य। ठीक है, चलिए आगे दिया है धनपाल, यानी धनपाल भी एक कवि हैं। तो धनपाल जो हैं ये क्या लिखे हैं? भविष्यत कहा। क्या? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा यानी अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। जो भविष्यत कहा है यह आपका अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है दोस्तों। चलिए अगला दिया पुष्पदंत। अगला जो रचना है क्या है? पुष्पदंत है। तो पुष्पदंत में देखेंगे इसे क्या कहते हैं? महापुराण। इसने लिखा क्या? महापुराण लिखा इसका। और जसहर चरित, क्या लिखा? जसहर चरिव। समझ में आया? अगला है सरपहा और कढ़पा।
क्या? सरपहा और कणहपा। तो सरपहा और कणहपा जो है आदि सिद्धों की रचनाएं हैं। क्या है? सिंधों की रचनाएं हैं। ठीक है। चरिया पद क्या है? ये चरिया पद जो है आपका दोहा कोसी है। क्या है? ये सरहपा और कड़हपा का है। किसका है? सरहपा और कड़हपा का क्या है? चरिया पद और दोहा कोसी, ये आदि है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हिंदी बहुत डीप में जाकर पढ़ा रहा हूं, बहुत अंदर जाकर पढ़ा रहा हूं। अगर समझ न आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डीप में जाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत ही इतिहास को, जब हिंदी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर ये सारा चीज दिया हुआ है। चलिए आगे दिया, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अब कैसे हुआ अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास, यानी इस समय की जो भाषा उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले यहां देखें अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के क्या क्या भेद है इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इस चार्ट को आप ध्यान से समझिए और समझने के बाद हम पढ़ा रहे हैं आपको। सौर सैनी भाषा, ये अपभ्रंश के भेद हैं। कौन कौन अपभ्रंश के भेद हैं? सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, ये आपके अपभ्रंश के भेद हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं अपभ्रंश के भेद। जो यहाँ आप देख रहे हैं सौर सैनी, तो सौर सैनी का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है। ये किस में आता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आता है। लेकिन है क्या ये? अपभ्रंश के भेद में सौर सैनी में आता है। ठीक। अगला है अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी में आता क्या है आपका? ये पूर्वी हिंदी आता है। क्या आता है? पूर्वी हिंदी किस में आता है? अर्धमागधी में आता है। आगे देखिए मगधी। क्या है? मागधी। मागधी क्या है? इसमें बिहारी आता है, उड़िया आता है, बांग्ला आता है और असमिया आता है। क्या आता है? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ये आपके किसके हैं? मागधी के हैं। अगला है खस। खस भी अपभ्रंश के भेद है। खस भी एक अपभ्रंश के भेद है। इसमें क्या आता है? पहाड़ी आता है। क्या आता है? पहाड़ी, यानी पहाड़ी जो भाषा होती है वो पहाड़ी इसमें आता है। सौर सैनी से प्रभावित, यह जो सौर सैनी से प्रभावित भाषा है, सौर सैनी से प्रभावित आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक। अगला देखिए ब्राचड़। क्या है? ब्राचड़। ब्राचड़ जो है पंजाबी को कहते हैं, यानी यह ब्राचड़ जो है अपभ्रंश का भेद है और इसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में इसका नाम क्या हो गया है? पंजाबी हो गया। क्या हो गया? पंजाबी। ये भी आपका सौर सैनी से प्रभावित भाषा है। किससे? सौर सैनी से प्रभावित भाषा है। और एक इसमें आता है क्या, यानी ब्राचड़ में एक और भाषा आती है, सिंधी आती है, लेकिन ये सौर सैनी से प्रभावित नहीं है। यह सौर सैनी से प्रभावित नहीं है, ये सिंधी भाषा है जो ब्राचड़ में आती है। लास्ट आपका महाराष्ट्री। क्या है? महाराष्ट्री। महाराष्ट्री जो था पहले उसको बोला जाता था क्या? ये अपभ्रंश के भेद है, तो ये पहले बोला जाता था महाराष्ट्री, लेकिन आधुनिक नाम उसका क्या हो गया है? मराठी। क्या हो गया है? मराठी। यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। कौन? मराठी। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, यह क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे रुचिकर क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और सभी लोग मिलकर करें, आर्मी की, यूपीपी की, सो ऑन बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और सभी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और सभी लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए इस क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको प्रॉपर क्लासेस देते रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।